नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, एक बार मैं फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल शाक्या जी जीके क्लासेस पर। जी हां दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल के गिने चुने 16-17 दिन बचे हुए हैं, तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। आपको सामने दिख रहा होगा दोस्तों, इस क्लास के अंदर हम अपना पहला मॉक टेस्ट लेकर आए हैं दोस्तों। हमारा कौन सा मॉक टेस्ट है? ये पहला मॉक टेस्ट है दोस्तों, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस मॉक टेस्ट के अंदर दोस्तों आपको जीके जीएस के 10 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, ठीक है। रीजनिंग के 5 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, ठीक है। और आपको हिंदी के 5 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे और आपको मैथ के भी 5 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे दोस्तों, ठीक है। टोटल आपका नंबर देखा जाए, हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है, तो आपका टोटल 50 नंबर का ये पेपर रहने वाला है दोस्तों। इसमें से आपको दोस्तों 45 प्लस करना है दोस्तों, ठीक है। आपको दोस्तों 45 प्लस करना है दोस्तों। डेली बेसिस पर आपके मॉक टेस्ट चलेंगे आपके जब तक एग्जाम है, इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक वॉच करना। और अंत में प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, मेरे सभी स्टूडेंट बताएंगे कि किसने किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन गलत किए, कितने सही किए, वो सब आप लोग कमेंट सेक्शन में रेस्पॉन्स करेंगे दोस्तों। बहुत ही शानदार क्लास होने वाली है दोस्तों, ठीक है। अब हम बिना देरी करे शुरू करते हैं अपनी क्लास को दोस्तों, जय श्री राम बोलते हुए। पहला क्वेश्चन आपके सामने, ठीक है दोस्तों। आप लोग कमेंट करेंगे कि कौन कितने क्वेश्चन सही करता है। पहला क्वेश्चन, क्षिप्रा नदी निम्न में से किसकी सहायक नदी है? बहुत ही शानदार ये क्वेश्चन है, जवाब दीजिए कमेंट सेक्शन में। गोदावरी, महानदी, चंबल या नर्मदा? सभी बच्चे बताएंगे दोस्तों। आज आप अपनी तैयारी को एनालाइज करेंगे, टेस्ट देंगे दोस्तों, ठीक है। कमेंट करके बताएंगे कितने किसने सही किए क्वेश्चंस। क्षिप्रा नदी किसकी सहायक नदी है दोस्तों? जल्दी से बताएं। क्षिप्रा नदी आप ध्यान रखेंगे चंबल की एक सहायक नदी है। जी हाँ दोस्तों, किसकी है? चंबल नदी की एक सहायक नदी, जिसका उद्गम लिख लीजिए दोस्तों। इसका उद्गम कहां से होता है? जानपाव की पहाड़ियों से होता है दोस्तों। कहां से होता है इसका उद्गम? जानपाव की पहाड़ियां, जानपाव की पहाड़ियां, ठीक है दोस्तों। यहां पर मैं लिख देता हूं सही से, इसका उद्गम जानपाव की पहाड़ियों से होता है। जानपाव की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है, जानपाव की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है दोस्तों। ध्यान रखेंगे सभी बच्चे, ठीक है। और दोस्तों ध्यान में रखने की, इसका प्राचीन नाम क्या है दोस्तों? एग्जाम में पूछ लिया जाता है। चंबल नदी का प्राचीन नाम ध्यान रखेंगे चरमावती है दोस्तों। क्या नाम है? चरमवती, ठीक है दोस्तों। ध्यान रखेंगे इसका प्राचीन नाम क्या है? चरमवाती इसका प्राचीन नाम है दोस्तों, ठीक है। इसी के किनारे दोस्तों उज्जैन शहर बसा हुआ है। कौन सा शहर बसा हुआ है? उज्जैन शहर है दोस्तों, इसी के किनारे उज्जैन शहर बसा हुआ है। बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन बहुत ही शानदार ये मॉक टेस्ट होने वाला है। जितना हो सके उतना इस मॉक टेस्ट को शेयर करिए दोस्तों। आप लोगों को दोस्तों हर एक क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहने वाला है दोस्तों, ठीक है। इस प्रश्न का जवाब दीजिए। विजयनगर राज्य का प्रथम राजवंश कौन सा है? होयसल, संगमा, सालुव या फिर तुलुव? सभी बच्चे कमेंट करेंगे। बहुत ही शानदार क्लास है दोस्तों। टोटल आपके 50 नंबर का पेपर है, हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का दोस्तों। आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल को टारगेट करते हुए हमने मॉक टेस्ट अब शुरू किए, हमने मॉडल पेपर भी शुरू किए थे दोस्तों। 15 हम कंप्लीट 16 मॉडल पेपर कंप्लीट कर लिए। जिन्होंने नहीं देखे पीडीएफ और दोस्तों प्लेलिस्ट में लिंक दिया है उन मॉडल पेपर का, आप लोग देख लीजिए कंटिन्यू, ठीक है। वो भी इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर है आपके एग्जाम के लिए। अब इस प्रश्न का जवाब दीजिए। इस प्रश्न का सही जवाब संगमा राजवंश था दोस्तों। कौन सा था वो? संगमा राजवंश था दोस्तों, ठीक है दोस्तों। कब से कब तक था दोस्तों? इसका ध्यान रखेंगे 1336 है दोस्तों। मैं यहां पे सही से लिख देता हूं, कितना है दोस्तों? 1336 से लेकर 1485 तक, ठीक है दोस्तों। ये राजवंश ने राज किया दोस्तों। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, स्टार्टिंग के 10 क्वेश्चन तो आपको जीके जीएस से मिलेंगे और आप लोग कमेंट करेंगे किसने कितने क्वेश्चन सही किए जीके जीएस में से। फिर लास्ट में ओवरऑल बताएंगे कि आपने 50 में से कितने मार्क्स अर्जित किए। निम्न में से किस मुगल शासक को 2 बार राज्याभिषेक किया गया था दोस्तों? कमेंट करके बताइए वो कौन सा मुगल शासक था जिसका 2 बार राज्याभिषेक किया था दोस्तों। इसमें आपका पहला ऑप्शन हो जाएगा जहांगीर, दूसरा ऑप्शन शाहजहां, तीसरा अकबर और चौथा औरंगजेब। सभी बच्चे बताएंगे दोस्तों कमेंट सेक्शन में इस प्रश्न के लिए क्या राइट ऑप्शन होने वाला है। बहुत ही शानदार ये क्लास है दोस्तों। वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को कर दें लाइक। एक बार सभी बच्चे वीडियो को कर दें लाइक और जितना हो सके इस मॉक टेस्ट, पहले मॉक टेस्ट को शेयर करिए। आपके दोस्तों 18-19 तारीख दिन बचे हुए, कंटिन्यू मॉक टेस्ट चलेंगे। सभी को पता टाइम 8 PM का रहता है, ठीक है। सभी को जुड़ना कोई नहीं भूलेगा दोस्तों। और जो भी अपडेट होगी वो टेलीग्राम चैनल में मिलेगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया, जल्दी से ज्वाइन हो जाइए। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पीडीएफ मिलेगी। इसका सही जवाब औरंगजेब होगा। जी हाँ दोस्तों, ये वही मुगल
औरंगजेब है जिसने राज्याभिषेक 2 बार हुआ था दोस्तों। औरंगजेब का कितनी बार हुआ था? 2 बार राज्याभिषेक हुआ था दोस्तों। अगर हम फर्स्ट इसका पहला राज्याभिषेक की बात करें, पहले राज्याभिषेक की बात करें तो इसका पहला राज्याभिषेक होता है 31 जुलाई 1658 ईस्वी में। 31 जुलाई 1658 ईस्वी में इसका पहला राज्याभिषेक होता है। अगर हम इसके सेकंड राज्याभिषेक की बात करें तो इसका सेकंड राज्याभिषेक भी आप लोग लिख लीजिए। इसका सेकंड राज्याभिषेक होता है 15 जून 1695 ईस्वी में। 15 जून 1695 ईस्वी में, ठीक है। और दोनों के दोनों दोस्तों ये कहां पर होते हैं? ये होते हैं दिल्ली में दोस्तों। कहां पर होता है इसका राज्याभिषेक? दिल्ली में होता है दोस्तों, ठीक है। ठीक है दोस्तों, बढ़े अब अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4, विधान परिषद को समाप्त करने वाला आखिरी राज्य कौन है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, जल्दी से जवाब दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, बंगाल या फिर उड़ीसा? जल्दी से बताइए दोस्तों। स्टार्टिंग के 10 क्वेश्चन आपके जीके जीएस चलेंगे, बहुत ही शानदार क्लास चलेगी आपकी। विधान परिषद को समाप्त करने वाला पहला आखिरी राज्य कौन सा है? जल्दी से बताएं। वो राज्य है दोस्तों आपके तमिलनाडु। कौन सा राज्य है दोस्तों? तमिलनाडु। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब रहेगा इस प्रश्न के लिए, ठीक है दोस्तों। जिन भी स्टूडेंट ने ऑप्शन ए को टिक किया है वो अपनी तैयारी बहुत ही शानदार कर रहा है। इसी प्रकार से तैयारी करते रहे दोस्तों। बहुत ही शानदार ये मॉक टेस्ट होने वाला आपका पहला मॉक टेस्ट है। जितना हो सके इतना इसको शेयर करिए अपने सभी मित्रों में। भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल के समय बिछाई गई थी? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। पहला ऑप्शन लॉर्ड डलहौजी, दूसरा ऑप्शन लॉर्ड वेलेस्ली, तीसरा ऑप्शन लॉर्ड लिटन और चौथा ऑप्शन लॉर्ड कर्जन। कमेंट करिएगा दोस्तों, बहुत ही शानदार क्वेश्चन बनता है यहां से, सभी बच्चे बताएंगे। भारत में सबसे पहले रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल के समय बिछाई गई थी दोस्तों? वो कौन सा ब्रिटिश गवर्नर जनरल था दोस्तों? आप लोग कमेंट करिएगा। कौन था दोस्तों? वो ना तो लॉर्ड कर्जन था, ना ही लॉर्ड वेलेस्ली था, ना ही लॉर्ड लिटिल था, वो था लॉर्ड डलहौजी। जी हाँ दोस्तों, कौन था? डलहौजी। और वो किस सन में किया गया था? तो 1853 में दोस्तों। ध्यान में रखेंगे 1853 में दोस्तों भारत में प्रथम रेलवे लाइन लॉर्ड डलहौजी जनरल के समय बिछाई गई थी। तो आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब बताता है इस प्रश्न के लिए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। आप लोग कंटिन्यूटी पढ़ते रहिए, आपका सिलेक्शन पक्का है दोस्तों, है ना। अगर आप लोग कंसिस्टेंसी से पढ़ेंगे, ठीक है, बिना देरी करे हर एक क्वेश्चन का जवाब देंगे। जो भी पढ़ाता जा रहा हूं वो सीधा का सीधा एग्जाम में छपने योग्य क्वेश्चंस लेके आया हूं। बस आप लोगों को वीडियो पूरा देखना है। इन्हीं मॉक टेस्ट में से दोस्तों आपका एग्जाम का पेपर फंसेगा दोस्तों, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, ड्रीम ऑफ माय फादर, ड्रीम ऑफ माय फादर पुस्तक के लेखक कौन है? ओलिविया लैंग, चार्ल्स डार्विन, नवीन चावला या फिर बराक ओबामा? सभी बच्चे कमेंट सेक्शन में अपना उत्तर देंगे, सभी बच्चे बताएंगे कमेंट सेक्शन में। बहुत ही शानदार ये क्वेश्चन है, सभी बच्चे बताएं। हर एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, जल्दी से बताइए। ड्रीम ऑफ माय फादर पुस्तक के लेखक है दोस्तों बराक ओबामा। कौन है दोस्तों? बराक ओबामा। ऑप्शन डी बिल्कुल लॉक कर देंगे आप लोग। भाई ऑप्शन डी को लॉक कर दें जिसने भी सही किया है। हमने अभी तक जीके जीएस के 6 क्वेश्चन कंप्लीट कर दिए, 4 और बचे हैं, ठीक है। आपको बताना है कि आपने जीके जीएस के 10 क्वेश्चन में से कितने सही किए। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में रतौल, जिसको दोस्तों आप रटौल भी बोलते हैं, रटौल, इसको दोस्तों रटौल भी बोलते हैं, रटौल आम है ना, रतौल आम या रटौल आम का उत्पादन किया जाता है? कानपुर व अलीगढ़ क्षेत्र, वाराणसी या इलाहाबाद क्षेत्र, बागपत व मेरठ या फिर प्रतापगढ़ क्षेत्र? सभी बच्चे कमेंट सेक्शन में बताएंगे उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में रतौल आम का उत्पादन किया जाता है। सभी बच्चे बताएं कमेंट सेक्शन में। उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में रतौल आम का उत्पादन किया जाता है? कानपुर अलीगढ़ क्षेत्र में, वाराणसी इलाहाबाद क्षेत्र में, बागपत व मेरठ क्षेत्र में या फिर प्रतापगढ़ क्षेत्र में? सभी बच्चे बताएंगे क्या राइट ऑप्शन होगा। अगर दोस्तों हम लखनऊ दोस्तों दशहरी आम की बात कर लें, दशहरी, यहां पर मैं दशहरी आम लिख रहा हूं, दशहरी। अगर मैं आपकी दोस्तों दशहरी आम की बात करूं तो दशहरी आम दोस्तों आपके लखनऊ का मलिहाबाद में प्रसिद्ध है दोस्तों। लखनऊ का, मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, लखनऊ का कौन सा? मलिहाबाद। लखनऊ का मलिहाबाद में प्रसिद्ध है दोस्तों। मैं लिख दे रहा हूं मलिहाबाद में, है ना, लखनऊ का मलिहाबाद में ये प्रसिद्ध है दोस्तों, ठीक है।
अगर वहीं अब अगर दोस्तों अमरुद पूछ ले दोस्तों, तो आप अमरुद का क्या करेंगे? अमरुद किसका है दोस्तों? अमरुद दोस्तों प्रयागराज का है दोस्तों। किसका है? अमरुद दोस्तों प्रयागराज का प्रसिद्ध है। किसका है? प्रयागराज का प्रसिद्ध है, प्रयागराज का, है ना, ध्यान रखेंगे। अमरुद प्रयागराज का प्रसिद्ध हो गया, ठीक है। और प्रतापगढ़ की बात कर ले दोस्तों, अगर यहीं पर प्रतापगढ़ की बात कर लें, प्रतापगढ़ में क्या प्रसिद्ध है दोस्तों? तो आप ध्यान रखेंगे, प्रतापगढ़ में ध्यान रखेंगे दोस्तों आप लोग, आंवला प्रसिद्ध है दोस्तों। क्या प्रसिद्ध है? आंवला, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हमें पूछा है कि रतौला या रटौला आम किस में ज्यादा उत्पादन होता है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे इस प्रश्न के लिए बिल्कुल क्या राइट ऑप्शन होगा, जल्दी से बताएं। इसका सही उत्तर हो जाएगा बागपत या मेरठ। जी हाँ दोस्तों, रतौला या रटौला आम का उत्पादन बागपत व मेरठ में सबसे ज्यादा किया जाता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है इस प्रश्न के लिए। अगले क्वेश्चन की तरफ बिना देरी करे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8वां देखिएगा, उत्तर प्रदेश के किस जिले में तुलसी मानस मंदिर स्थित है? बहुत ही शानदार ये क्वेश्चन है, जवाब दीजिए कमेंट सेक्शन में। अयोध्या में, वाराणसी में, प्रयागराज में या मथुरा? दोस्तों यहाँ पे मथुरा कर लीजिए, अयोध्या दो बार आ गया, यहाँ पर आप लोग मथुरा करिए, मथुरा, ठीक है। कमेंट करिए, 4 ऑप्शन आपके सामने। दोस्तों इस मॉक टेस्ट से आपको आपकी तैयारी का पता चलेगा कि कौन कितना पानी में है ना दोस्तों। आप लोग डेली बेसिस पर 8 PM पर जुड़ोगे सब लोग, और डेली बेसिस पर मॉक टेस्ट लगाओगे, ठीक है। आप सभी को पता है एग्जाम से पहले मॉक टेस्ट लगाना कितना जरूरी होता है, ठीक है। और आप लोग अपनी तैयारी को एनालाइज करके बताएंगे कमेंट सेक्शन में कि किसने कितने क्वेश्चन सही किए, किसकी कैसी तैयारी चल रही है। आप लोग रेस्पॉन्स क्या करें मित्रों, वीडियो में बहुत मजा आने वाला, अंत तक बने रहिए। अगर मजा ना आए तो बात करना दोस्तों। जल्दी से जवाब दें इस प्रश्न का, उत्तर प्रदेश के किस जिले में तुलसी मानस मंदिर स्थित है? कमेंट सेक्शन में बताएंगे इस प्रश्न के लिए क्या राइट ऑप्शन होगा दोस्तों। तुलसी मानस मंदिर, सभी बच्चे बताएं क्या राइट ऑप्शन होगा, जल्दी से बताएं, कमेंट करके बताएं सभी बच्चे। इस प्रश्न के लिए सही जवाब होगा वाराणसी। जी हां दोस्तों, यूपी में तुलसी मानस मंदिर वाराणसी में है दोस्तों। अगर बात करें प्रयागराज में, तो प्रयागराज में कौन सा है? सोमेश्वर महादेव का मंदिर, ध्यान रखेंगे आप लोग, सोमेश्वर महादेव जी का मंदिर, ठीक है दोस्तों। सोमेश्वर महादेव जी का मंदिर है दोस्तों, ठीक है, प्रयागराज में, ध्यान रखेंगे। मथुरा में सभी को पता द्वारकाधीश मंदिर है, द्वारिकाधीश, ठीक है, द्वारिकाधीश मंदिर है दोस्तों, ठीक है। मथुरा में द्वारकाधीश का मंदिर है, ठीक है दोस्तों। और अयोध्या में आप सभी बच्चे जानते हैं, ठीक है। और वाराणसी में तो मैं आपको बता चुका हूं। इसी में दोस्तों आप और ध्यान रख सकते हैं कि इसमें दोस्तों भारत माता का मंदिर है, काशी विश्वनाथ का मंदिर है ना, बहुत फेमस मंदिर है दोस्तों काशी विश्वनाथ का मंदिर है दोस्तों, ठीक है। बढ़े अब अगले क्वेश्चन की तरफ, बिना देरी करें। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9, सभी बच्चे, राजकीय स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय कहां पर स्थित है? लखनऊ में, आगरा में, मथुरा में या मेरठ में? बहुत ही मजेदार क्लास और इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है दोस्तों। अगर मजा ना आए तो आप बात करना दोस्तों, शानदार टेस्ट चलेगा आपका। कमेंट करिए। राजकीय स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय स्थित है दोस्तों आपके मेरठ में दोस्तों। कहां पर स्थित है ये? मेरठ में है दोस्तों। लखनऊ में कौन सा है दोस्तों, आप किसी को पता है क्या? लखनऊ में कौन सा है? लखनऊ में राजकीय संग्रहालय है दोस्तों। कौन सा है? राजकीय संग्रहालय, राजकीय संग्रहालय, राजकीय संग्रहालय, ठीक है दोस्तों, ठीक है, राजकीय संग्रहालय, ध्यान रखेंगे। और अगर देखा जाए दोस्तों, और कौन सा देखा जाए, अगर देखा जाए दोस्तों, अगर मथुरा की बात कर ली जाए तो मथुरा में कौन सा है दोस्तों? मथुरा में बताइए, मथुरा में बात करी जाए तो मथुरा में ध्यान रखेंगे राजकीय जैन संग्रहालय। क्या है? राजकीय जैन संग्रहालय। कौन सा संग्रहालय है? राजकीय जैन संग्रहालय, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन, ये जीके जीएस का 10वां क्वेश्चन है दोस्तों। जीके जीएस का 10वां क्वेश्चन है, किस सिख गुरु ने विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता धन और आशीर्वाद से की थी? सभी बच्चे बताएंगे, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। गुरु गोविंद सिंह, गुरु तेग बहादुर, गुरु अर्जुन देव या फिर गुरु हरगोविंद? गुरु गोविंद सिंह जिसने खालसा पंथ की स्थापना करी थी,
खालसा पंथ है ना दोस्तों, ध्यान रखेंगे। कमेंट करिए दोस्तों वो कौन सा सिख गुरु थे दोस्तों, वो कौन से सिख गुरु थे जिन्होंने खुसरो की सहायता धन और आशीर्वाद से की थी। वो थे दोस्तों, कौन थे? वो थे गुरु, कौन थे? गुरु अर्जुन देव थे। कौन थे दोस्तों? गुरु अर्जुन देव थे, जिसने खुसरो की सहायता धन और आशीर्वाद से की। दोस्तों ये सिखों के 5वें गुरु थे दोस्तों, सिखों के 5वें नंबर के गुरु थे दोस्तों, 5वें नंबर के गुरु थे दोस्तों, सिखों के 5वें नंबर के ये गुरु थे दोस्तों, ध्यान रखेंगे। बढ़े अब अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले जीके जीएस के यहां पर 10 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। आप लोग मुझे कमेंट करेंगे कि आपने इन जीके जीएस के 10 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चन सही किए। सभी बच्चे तुरंत कमेंट करेंगे जल्दी से, ठीक है। बढ़े अब अगले क्वेश्चन। हमने जीके जीएस के 10 क्वेश्चन पार कर लिए। अब हमारा अगला पड़ाव आ जाता है। अगला पड़ाव कौन सा है दोस्तों? रीजनिंग के 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ताबड़तोड़ रीजनिंग के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। 5 क्वेश्चन, जल्दी से जवाब दीजिएगा। एक पेड़ पर 5 पक्षी बैठे हैं। कबूतर तोते के दाहिनी ओर है, गोरैया तोते से ऊपर है, कौवा कबूतर से अगला है, सारस कौवे से नीचे है। कौन सा पक्षी बीच में है? वाह, क्या शानदार क्वेश्चन, लेवल का क्वेश्चन है। तोता, कबूतर, सारस या गोरैया? जल्दबाजी चक्कर में कोई भी गलत नहीं करेगा। शानदार क्वेश्चन है रीजनिंग का। कमेंट करके बताइए दोस्तों इस प्रश्न के लिए क्या राइट ऑप्शन रहेगा। और मुझे पता अक्सर बच्चे गलत करेंगे, इस क्वेश्चन को गलत नहीं करना दोस्तों, ठीक है दोस्तों। ये जैसे जैसे बोल रहा है वैसे वैसे हम करेंगे। एक पेड़ पर 5 पक्षी बैठे हुए, ठीक बात है। कबूतर तोते के दाहिनी ओर बैठा हुआ है, कबूतर तोते के दाहिनी ओर बैठा हुआ है दोस्तों, ठीक है। अब देखिए दोस्तों यहां पर तोता बैठा हुआ है, ये रहा तोता। एक मिनट, एक काम करते हैं, हम छोटे छोटे अक्षर लिखेंगे क्योंकि स्पेस कम पड़ सकता है, ठीक है। यहां पर हम लिखेंगे तोता, ये तोता लिख दिया। अब तोते के क्या बोल रहा है? कबूतर तोते के दाहिनी ओर, तो तोते के दाहिनी ओर कौन है? कबूतर है, बिल्कुल सही बात है। तोते के दाहिनी ओर कौन है? कबूतर है, ठीक है। अब आगे क्या बोल रहे हैं? गोरैया तोते से ऊपर, तोते से ऊपर कौन है? गोरैया, गोरैया, ठीक है। अब आगे क्या बोल रहा है? कौवा कबूतर से अगला है, कबूतर से अगला कौन है? कबूतर से अगला कौन है दोस्तों? ध्यान रखेंगे, कबूतर से अगला है कौवा। कौन है? कौवा है, कौन है दोस्तों? कौवा है, ठीक है। अब कौवा कबूतर से अगला ये हो गया। अब सारस कौवे से नीचे, कौवे से नीचे कौन है? सारस है। अब आप लोगों को बताना है कि बीच में कौन है। तो गोरैया तो होगी नहीं, वो सबसे ऊपर है। सारस होगा नहीं, वो सबसे नीचे है, ठीक है। कौवा तोता होगा नहीं, ये बाएं साइड है। ये होगा नहीं, बीच में कौन है? तो बीच में आप सभी को दिख रहा है दोस्तों, बीच में तो कबूतर है दोस्तों। तो इस प्रश्न के लिए आप लोग कबूतर टिक करेंगे दोस्तों। कितना शानदार सा क्वेश्चन था दोस्तों, मजा आ गया इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में दोस्तों। मैं कह रहा हूं दोस्तों आप लोग अंत तक बने रहिए, आपको बहुत मजा आएगा टेस्ट देने में दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। 3 से 6, 6 से 9, 9 से 15, 15 से 24, 24 से 39, 39 से 63। ये भी लेवल का क्वेश्चन है। जवाब दीजिएगा सभी बच्चे। शानदार सा क्वेश्चन है, लेवल का क्वेश्चन है। कमेंट करके बता दीजिए आप लोग, जल्दी से बताइए प्रश्न के लिए क्या जवाब सही रहेगा। देखिए दोस्तों 3 और एक काम करते हैं, हम पेंसिल यूज ले लेते हैं। किसी को आया क्या? देखिए दोस्तों अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे। 3 और 9 को प्लस करिए, जवाब आता है 3 और 6 को प्लस करिए, जवाब आता है 9, बिल्कुल सही बात है। 6 और 9 को प्लस करिए, जवाब आता है 15, बिल्कुल सही बात है। 9 और 15 को प्लस करिए, जवाब आता है 24, बिल्कुल सही है। 24 और 15 को प्लस करिए, जवाब आता है 39, ये भी सही है। 39 और 24 को प्लस करेंगे, जवाब आता है 63। अब 39 और 63 को प्लस करना है, कर लीजिए। यहां पर बड़े बड़े अक्षरों में लिख लिए 39 और 13। 9 और 3 12 का 2 कैरी 1, ठीक है। 6 3 9 और 1 10, 102 किस ऑप्शन में दिख रहा है? 102 गुरुजी 102 तो हमें पहले ही ऑप्शन में दिख रहा है, तो आप लोगों का बिल्कुल पहला ही ऑप्शन सही जवाब जाएगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन था दोस्तों, ये भी मजा आ रहा है ना क्वेश्चंस में, क्लास में अंत तक बने रहिए। अगर मजा आ रहा है तो 1 लाइक तो बनता है, जल्दी से 1 लाइक कर दीजिए वीडियो को। और इस पहले मॉक टेस्ट पेपर को दोस्तों इतना शेयर करिए कि आपके सभी मित्रों तक ये पहुंच जाए। जल्दी से शेयर करिए दोस्तों, अपने सभी मित्रों में आपकी जिम्मेदारी है, जल्दी से शेयर करिए। और अंत में बताएंगे आपके ये 5 क्वेश्चन दोस्तों 11 से 15 तक आपके रीजनिंग के क्वेश्चन चलेंगे। आप लोगों को बताना है कि आपने रीजनिंग में किसने सभी के सभी फोड़ दिए क्वेश्चन एक झटके में। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा सभी बच्चे। अंग्रेजी वर्णमाला में दाईं ओर से 11वें अक्षर के दाएं छठा, दोस्तों यहाँ पे छाता नहीं छठा होगा दोस्तों, ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखेंगे।
छठवां अक्षर बोला है, छठवां अक्षर, ठीक है। छठे अक्षर कौन सा होगा अंग्रेजी वर्णमाला में? दाईं ओर से 11वें अक्षर के दाईं छठवां अक्षर कौन सा होगा? ये भी लेवल का क्वेश्चन है और मैं 100% बोल रहा हूं, अधिकतर बच्चे इसको गलत करेंगे दोस्तों, मुझे पता है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, जवाब दीजिएगा दोस्तों। 4 ऑप्शन के, जे, वी, यू, सभी बच्चे बताएंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से बताएं क्या राइट ऑप्शन होगा। देखो दोस्तों, हम अगले पेज पे सॉल्व करेंगे इसे। अंग्रेजी वर्णमाला में दाईं ओर से 11वां अक्षर, देखिए अंग्रेजी वर्णमाला हम निकाल देते हैं। ये रही आपके सामने अंग्रेजी वर्णमाला, वो क्या बोल रहा है? दाईं ओर से 11वां। अब देखिए ये तो आपके बायां पक्ष है और ये आपके दायां पक्ष है। दायां पक्ष से 11वां बोल रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 अक्षर कौन है? पी है, ठीक है। अब आगे क्या बोल रहा है वो देखिए, और फिर क्या बोल रहा है? दाएं अक्षर 11वें अक्षर के दाईं ओर से। अब छठवां अक्षर वो भी कहां से? दाईं ओर से। दाईं ओर से 11वां तो हमने देख लिया। अब उसी में दाईं ओर से छठवां अक्षर बोल रहा है। दाईं ओर से छठवां अक्षर का है, देखिए। अब दायां तो ये, अब यहां से आपका छठवां अक्षर देखिए, पी के दाएं से छठवां अक्षर देखिए। 1 1 यहां से काउंट किए, 1 2 3 4 5 6, कौन सा दिख रहा है दायां अक्षर? वी दिख रहा है। कौन सा दिख रहा है? तो वी। इस प्रश्न के लिए आप लोग क्या टिक करेंगे? वी ऑप्शन को टिक करेंगे दोस्तों। कितना शानदार क्वेश्चन था दोस्तों, बहुत ही शानदार तरीके से मैंने आपको समझाया। समझ में आया तो कमेंट सेक्शन में थंब इमोजी क्रिएट करें, नहीं समझ में आया तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, मैं समझा दूंगा। अगर जिसको इस प्रकार से समझना है वो ठीक है, जिसको फॉर्मूले के माध्यम से समझना है तो दोस्तों फॉर्मूला भी लगा लीजिए दोस्तों। तो इसके लिए आप लोग क्या फॉर्मूला लगाएंगे, ध्यान रखिए। अल्फाबेट में टोटल, अब देखिए आपको क्या करना है, 27 में माइनस करना है। 27 में जो भी आपको पूछा है, दाएं दाएं पूछा है तो आप दाएं दाएं से माइनस करिए। दाएं पूछा है 11 और दाएं से वापस पूछा छठा, इनको माइनस करेंगे 5, और 5 में से आप जब 27 माइनस करेंगे तो जवाब निकल कर आता है 22। और आप सभी को पता है 22 पर क्या आता है? वी आता है। क्या आता है? वी है। चाहे कान इधर से पकड़ो चाहे कान उधर से पकड़ो, बात एक ही है दोस्तों, ठीक है। तो आप फॉर्मूले से सॉल्व करना चाहें तो फॉर्मूले से सॉल्व करिए, अल्फाबेट से सॉल्व करना चाहें तो अल्फाबेट से सॉल्व करिए, ठीक है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन था, मजा आ गया। अगला क्वेश्चन, ये रीजनिंग का अंतिम प्रश्न है। ये रीजनिंग का अंतिम प्रश्न कोडिंग डिकोडिंग से कमेंट करिएगा। टॉवर को 81 लिखा जाता है तो पावर को क्या लिखा जाएगा? सभी बच्चे बताएंगे कमेंट सेक्शन में। बहुत ही शानदार ये क्वेश्चन है, जल्दी से जवाब दीजिए, अभी तो बहुत मजा आएगा, कमेंट करिए। देखिए टॉवर का टी आता है 20 पर, इन सभी को प्लस करना है आपको। ओ आता है 15 पर, डब्ल्यू आता है 23 पर, ई आता है 5 पर और आर आता है 18 पर। इन सभी को आप लोग जब प्लस करेंगे तो आपके पास जवाब निकल कर आएगा 81। उसी तरह से पावर में पी आता है आपके, ध्यान रखेंगे, 16 पर, ओ 15 पर, डब्ल्यू 23 पर, ई 5 पर, आर 18 पर। अब इन सबको प्लस कर दीजिए। इन सबको जब आप प्लस करेंगे तो आपके पास जवाब क्या निकलेगा? इन सबको प्लस करने पर आपके पास जवाब निकल कर आएगा दोस्तों 77। क्या निकल के आएगा? 77। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, ठीक है। तो यहां पर 11 से लेकर 15 क्वेश्चन हमने रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, 15 तक। तो अब आप लोग मुझे बताइए कि इन 5 रीजनिंग के क्वेश्चन में से आपने कितने सही किए, वो आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। आपने कितने सही किए कमेंट सेक्शन में बताएंगे। अब आपके स्टार्ट होते हैं हिंदी के क्वेश्चन। 15 से 20 तक आपके हिंदी के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। पहला क्वेश्चन, 15वां क्वेश्चन देखिए, जानने की इच्छा रखने वाले को हम क्या बोलते हैं? जिज्ञासु, ज्ञानी, ऋषि या फिर विज्ञ? कमेंट में बताइएगा दोस्तों, जल्दी से सभी बच्चे। 15वें क्वेश्चन का जवाब कमेंट सेक्शन में दीजिए दोस्तों। ये 15 नहीं दोस्तों, ये आपके 16 क्वेश्चन रहेगा, ठीक है, क्योंकि हिंदी के 16 क्वेश्चन, ये 16 क्वेश्चन है। जानने की इच्छा रखने वाले को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं दोस्तों जिज्ञासु। इजी प्रश्न था, कोई गलत नहीं करेगा। ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन 16वां देखिए, 17वां देखिए, निम्न में से अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? सभी बच्चे बताएंगे कौन, जो, कोई या फिर वह। सभी बच्चे बताएंगे इस प्रश्न के लिए क्या राइट ऑप्शन होगा। दोस्तों ये निश्चय का जस्ट अपोजिट होता है। निश्चय का ये जस्ट अपोजिट होता है अनिश्चयवाचक, है ना, ध्यान रखेंगे। तो निश्चय में आप सभी को पता है कि हमें पता है कि वहां पर निश्चय है। निश्चय मतलब कि हमें पता है कि वहां पर फिक्स चीज रखी हुई है, जैसे, है ना, जैसे मेरे पास 5 रुपए, मुझे पता है कि मेरे पास 5 रुपए फिक्स है ना। अनिश्चय में कि मेरे पास पैसे हैं, कितने हैं वो हमें नहीं पता है, ठीक है। तो देखिए वह नहीं होगा, कौन भी नहीं होगा, जो भी नहीं है, कोई बिल्कुल सही जवाब रहेगा।
कि दरवाजे के पीछे कोई खड़ा है, हमें नहीं पता कौन खड़ा है, तो आप लोग टिक करेंगे अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, अगला क्वेश्चन 18वां देखिए, यह घोड़ा अच्छा है। इस वाक्य में आपको यह क्या है आपको बताना है। यह क्या है ये आपको बताना है। इस वाक्य के अंदर ये जो यह है ना, ये क्या है? सांकेतिक वाचक विशेषण। इसी को दोस्तों आप सार्वजनिक विशेषण भी कहते हैं, है ना, सार्वजनिक विशेषण भी इसी को कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। सर्वनाम, विशेषण या संज्ञा। आप लोगों को कमेंट करके बताना है इस वाक्य के अंदर ये जो यह है ना, ये क्या है? कमेंट करके बताइएगा सभी स्टूडेंट। अगर ध्यान से देखा हो आपने, तो ये यह क्या कर रहा है? यह किसकी ओर इशारा कर रहा है? घोड़े की ओर इशारा कर रहा है। किसकी ओर इशारा कर रहा है? घोड़े की ओर। तो इशारा कर रहा है ना, है ना, तो आप लोग संकेतवाचक विशेषण टिक करेंगे, ना ही सर्वनाम टिक करेंगे, ना ही विशेषण, ना ही संज्ञा। आप टिक करेंगे संकेतवाचक विशेषण या सारणिक विशेषण। आपके लिए ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब रहेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा, निम्न में से कौन सा शब्द अशुद्ध वर्तनी है? कमेंट करिएगा। अगर क्लास में मजा आ रहा हो, क्लास अच्छी लग रही हो, तो क्लास को सभी बच्चे लाइक करेंगे और जितना हो सके उतना इस क्लास को शेयर करिए अपने सभी मित्रों में। पहला ऑप्शन कवित्री, कवियत्री, दूसरा ऑप्शन कवियित्री, तीसरा ऑप्शन प्रादुर्भाव, चौथा ऑप्शन आकलन। आप लोगों को ये 4 ऑप्शन में से बताना है कि अशुद्ध वर्तनी कौन लिखा हुआ है। अशुद्ध वर्तनी कौन लिखा हुआ है दोस्तों, जल्दी से बताइए। कमेंट करिए। अशुद्ध वर्तनी कवित्री लिखा हुआ, ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन, यह आपका 20वां प्रश्न है दोस्तों। वृक्ष से पत्ता गिरता है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? बहुत ही शानदार ये क्वेश्चन है, सभी बच्चे बताएंगे। जल्दी से मेरे सभी स्टूडेंट बताएंगे दोस्तों, वृक्ष से पत्ता गिरता है, इस वाक्य में कारक कौन सा है? अधिकरण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक या करण कारक? सभी बच्चे बताएंगे इस प्रश्न के लिए। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। इस प्रश्न के लिए आप लोग बिल्कुल सही जवाब करेंगे अपादान कारक। क्यों है गुरुजी अपादान कारक, वो भी देखिए। देखिए दोस्तों, यहां पर हम बना देते हैं एक वृक्ष। ठीक है, ड्राइंग पर मत जाइएगा दोस्तों, ये वृक्ष है। ठीक है, अब यहां से ये फल गिरता है, ये गिर रहा है फल, यहां पर ये फल गिर गया दोस्तों, देखिए। ठीक है, यहां पर ये फल गिर गया। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, ये वृक्ष से ये फल क्या हो रहा है? अलग हो रहा है। अपादान का मतलब भी होता है कि से अलग, यानी कि कोई चीज किसी चीज से अलग हो जाती है, तो उस केस में हम सब अपादान कारक लगाते हैं। क्या लाते हैं? अपादान कारक लगाएंगे। तो पेड़ से बिल्कुल फल अलग हो गया है, तो उस केस में हम क्या लगाएंगे? अपादान कारक लगाएंगे। ठीक है, अगर ऐसा होता है, यहां पर एक हम टेबल बना देते हैं। सपोज ये टेबल है, इस पर एक पुस्तक पड़ी हुई है। अब ये पुस्तक इस टेबल से गिर गई है, यानी कि पुस्तक टेबल से गिर गई है, मतलब वो उस चीज उसके सरफेस से अलग हो गई है, तो उस केस में भी अपादान कारक ही लगेगा। समझ में आया? थंब इमोजी क्रिएट करें, आगे बढ़ते हैं। हमारे यहां पर दोस्तों हिंदी के भी 20 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हमने हिंदी के भी 5 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। कितने? 5 क्वेश्चन हिंदी के भी हमने कंप्लीट कर लिए। अब आप लोगों को कमेंट करना है कि इन 5 क्वेश्चंस में से आपने कितने तोड़ दिए, कितने सही कर दिए, तो जल्दी से कमेंट कर दे। ठीक है, पहले हमने देखे थे जीके जीएस के 10 क्वेश्चंस, उसके बाद देखे थे हमने रीजनिंग के 5 क्वेश्चन, उसके बाद हमने देख लिए 5 क्वेश्चन किसके? हिंदी के देख लिए। आप लोग कमेंट कर दीजिए हिंदी में से कितने क्वेश्चन सही किए। तब तक हम अब शुरू करते हैं, ताबड़तोड़ बने रहना लिंक। ठीक है, 20 क्वेश्चन अब हमारे 20 से 25 तक आपके क्वेश्चन शुरू होंगे मैथ्स के। ताबड़तोड़ जवाब देना है सभी क्वेश्चंस का। ठीक है, 21 देखिए, मैथ्स का पहला क्वेश्चन देखिए। एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई की 5 गुनी है। कितनी गुनी है? 5 गुनी है। यदि इसकी चौड़ाई 10 सेंटीमीटर है, तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। यहां पर स्क्वायर लगा दीजिए, सेंटीमीटर स्क्वायर लगाइए। ठीक है, पहला ऑप्शन 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर, दूसरा ऑप्शन 600 सेंटीमीटर स्क्वायर, तीसरा ऑप्शन 500 सेंटीमीटर स्क्वायर और चौथा ऑप्शन 250 सेंटीमीटर स्क्वायर। कमेंट करिएगा दोस्तों सभी बच्चे, इस प्रश्न के लिए क्या राइट ऑप्शन होगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, कैसे सॉल्व करेंगे लगाइए दिमाग अपना। एक आयत की लंबाई, जिसको हम लेंथ बोलते हैं, इसको हम एल से डिनोट करेंगे, इसको ही हम लेंथ बोलते हैं। ठीक है, इसको मैं थोड़े अच्छे अक्षरों में लिख देता हूं ताकि आपको समझ में आए। ठीक है, यहां पर लेंथ है। ठीक है, यहां पर हम क्या लिख देते हैं दोस्तों? लेंथ लिख देते हैं, और यहां पर हम ब्रेथ लिख देते हैं, जिसको हम बोलते हैं चौड़ाई। क्या बोलते हैं दोस्तों? चौड़ाई।
ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं, इसको लंबाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लंबाई, ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब वो क्या बोल रहा है, क्वेश्चन पढ़िए और आंसर टिक करिए। देखिए क्या बोल रहा है, ध्यान से समझिएगा। एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई की 5 गुनी है। चौड़ाई की 5 गुनी है। किसकी गुनी है, चौड़ाई की 5। जिसकी गुनी होती है उसको हम एज्यूम करेंगे, हम उसको एज्यूम करेंगे, यानी कि हमारी सपोज हम एज्यूम कर लेते हैं, हम मान लेते हैं कि हमारी चौड़ाई 1 है। अब इस चौड़ाई की 5 गुनी कौन है, 5 गुनी कौन है, लंबाई है, तो हम इससे डिनोट करेंगे। समझ में आया। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यहां तक हमने सॉल्व कर लिया। अब आगे देखिए, यदि इसकी चौड़ाई 10 सेंटीमीटर है, यानी चौड़ाई की वैल्यू 10 सेंटीमीटर दे रही है, कितना, 10 गुना दे रखा है, तो हम लंबाई को भी क्या करेंगे, 10 गुना करेंगे, तो कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 50, और ये हो गया 10। समझ में आया। अब हमारी लंबाई हो गई है 50 और हमारी चौड़ाई हो गई है 10। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा, आगे बढ़िए, जितना पढ़ो उतना लिखो, ऐसे करा करो अरिथमेटिक के क्वेश्चंस। तो आपको आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, और आयत का क्षेत्रफल सभी को पता है कि लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ होता है। तो वही करिए, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। 50 को 10 से गुणा करेंगे, जवाब निकल कर आता है 500। तो इस प्रश्न के लिए जवाब होगा 500 सेंटीमीटर स्क्वायर। मजा आया कि नहीं, मजा आया क्वेश्चंस में, थंब इमोजी क्रिएट करें भाई जिसको मजा आ गया। मजा आया ना इस क्वेश्चन में। अब इस प्रकार के क्वेश्चंस आप लोग शपथ ले लीजिए, जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन आप आते हैं आपके समक्ष, तो आपको इसी प्रकार से तोड़ना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 देखिएगा, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। 10 रुपए में 20 टॉफियां बेचने से एक आदमी को 4% की हानि होती है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को देखते अधिकतर बच्चे गलत करेंगे, मैं 100% बोल रहा हूं। 20% का लाभ कमाने के लिए उसको 10 रुपए में कितनी टॉफियां बेचनी पड़ेगी। अधिकतर बच्चे इसको गलत करेंगे, मुझे पता अधिकतर बच्चे गलत करेंगे भाई। पहला ऑप्शन 16, दूसरा 24, तीसरा 20, चौथा 25। कमेंट करके बताइए दोस्तों इस प्रश्न के लिए क्या राइट ऑप्शन होगा। मैं आशा करता हूं कि इसको क्वेश्चन ज्यादातर सही करें, पर ज्यादातर दोस्तों गलत ही करेंगे आप लोग, मुझे पता है। अब इसको देखने में लग रहा भयानक, लेकिन हम इसको इजीली और चुटकी बजाते कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए। जब भी इस प्रकार का आप लोग यहां पर शपथ लीजिए, जब भी आपके सामने इस प्रकार का क्वेश्चन आता है, तो मैं जिस ट्रिक से पढ़ा रहा हूं उसी ट्रिक से आप फोड़ कर आएंगे एग्जाम में। वो ट्रिक क्या है वो देखिए। जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आता है तो आपको करना कुछ नहीं है, बस इतना ध्यान रखना है, भले लॉस हो चाहे प्रॉफिट है, लॉस मल्टीप्लाई एन, एन का मतलब नंबर ऑफ चॉकलेट बराबर रुपए, नीचे रुपए लिखेंगे। ठीक है, वापिस यहां पर लॉस ले, आप यहां पर लिखेंगे प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ चॉकलेट अपॉन RS। ठीक है, तो ये आपको फॉर्मूला लगाना है, तो वही अब आपको लिखना है। ठीक है, ये फॉर्मूला लगा के तोड़ देना है इस क्वेश्चन को। क्या बोल रहे हैं, 10 रुपए दे रखा है, तो रुपए तो आप सभी को पता है कि नीचे आएगा, ये आ गया रुपए नीचे। अब क्या बोल रहा है, 10 टॉफियां, नंबर ऑफ टॉफीज कितनी दे रखी है, यहाँ पर नंबर ऑफ टॉफीज कितनी दे रखी है, 20 दे रखी है। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। अब लॉस कितना दे रखा है, 4 रुपए का, 4% की हानि हो रही है ना, तो 4% का मतलब 96। ये किसके बराबर है, ये किसके बराबर करोगे आप, प्रॉफिट कितना हो रहा है, यहां पर देखिए प्रॉफिट कितना हो रहा है, सभी बच्चे प्रॉफिट हो रहा है हमें कितना हो रहा है, 20% का, यानी 120 लिखिए यहां पर 120। नंबर ऑफ चॉकलेट हमें पता नहीं, तो हमें निकालना है, और रुपए कितने दे रखे हैं यहाँ पे, ये 120 लिख दिया, यहाँ पे रुपए 10 दे रखे। अब आप लोग टर्मिनेट करिए वैल्यू को, देखिए 0 से 0 काटिए। ठीक है, सही करो ना दोस्तों, 0 को 0 काटिए, 0 से 0 काट दीजिए दोस्तों। ठीक है, और क्या कर सकते हैं आप, यहां पर भी 0 से 0 काटिए। अब 12 को 96 से गुणा करिए दोस्तों, क्या आएगा, 12 को 96 से गुणा करिए। सॉरी दोस्तों, गुणा नहीं भाग करना है, क्योंकि ये वैल्यू जब भी आमने सामने होती है तो भाग होता है। 12 8 96 और 8 को आपसे 2 से गुणा करना है, तो आपको पता चल गया ना नंबर ऑफ टॉफीज कितनी है, 16। देखिए दोस्तों कितना इजी तरीके से सॉल्व कर दिया। हमें बस कुछ नहीं करना, ये शपथ लेना, जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आता हम ये फॉर्मूला लगा के इस क्वेश्चन को फोड़ के आ जाएंगे एग्जाम में। कितना मजा आया दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, दिल खुश हो गया इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में दोस्तों। ठीक है, बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। 23वां क्वेश्चन देखिए। मजा आ रहा हो तो दोस्तों इस क्लास को जितना हो सके उतना शेयर करिए, आपके सभी मित्रों में ये क्लास पहुंचना चाहिए दोस्तों। ये मॉक टेस्ट पहला है, सभी मित्रों में पहुंचना चाहिए दोस्तों, सभी मित्रों में पहुंचना चाहिए, सभी मित्रों में शेयर करिए, और जितना हो सके लाइक कर दीजिए वीडियो को। एक लाइक तो बनता है, जल्दी से लाइक कर दीजिए वीडियो को। देखिए दोस्तों, ए और बी की आयु का अनुपात दे रखा है 4:5, उनकी आयु का योग 81 दे रखा है, उनकी आयु ज्ञात करनी है दोस्तों। देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन इजी है, आप लोग जल्दी से फोड़ दीजिए इस क्वेश्चन को। इजी क्वेश्चन को कोई भी बच्चा गलत नहीं करेगा।
ठीक है, कमेंट करिए। ये पहला मॉक टेस्ट है दोस्तों, आप लोगों को टेस्ट देना है डेली बेसिस पर। आपके मॉक टेस्ट चलेंगे, 18 फरवरी को एग्जाम है और 18 फरवरी तक ताबड़तोड़ आपके मॉक टेस्ट चलेंगे 8 PM पर। टाइमिंग सभी को पता है 8 PM दोस्तों, जुड़ना नहीं भूलेंगे। वीडियो की अगर आपको PDF चाहिए तो आप लोग जल्दी से जुड़ जाइएगा मेरे टेलीग्राम चैनल से, जिसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। बिल्कुल आपको PDF बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। देखिए दोस्तों, ये आपके सामने 4 ऑप्शन दे रखे हैं, अब आप लोगों को कमेंट करना है। देखिए, ए और बी की आयु का अनुपात बताना है। तो देखिए, सबसे पहले जब भी इस क्वेश्चन को आता है ज्यादातर ओरली सॉल्व करिए। इनका आयु अनुपात कितना हो रहा है, 4 और 9 को प्लस करिए, 9x हो रहा है। यानी सब जब भी अनुपात दे देते हैं तो हम कैसे करते हैं, 4, देखिए ए का कितना दे रखा है, ए का दे रखा है 4x, बी का कितना दे रखा है, बी का दे रखा है 5x, इनको जोड़िए कितना हो रहा है 9। लेकिन यहां पर योग कितना दे रहा है 81, यानी इसी 9x की वैल्यू कितनी दे रखी है 81, कितनी, सॉरी 81, 18 लिख दिया मैंने, यहां पर 81 होगा मित्रों, सही कर लीजिए 81। लगभग कितना गुना दिख रहा है 9 गुना, यानी हमें इसमें भी 9 से गुणा करना पड़ेगा और इसमें भी 9 से गुणा करना पड़ेगा। 9 चौक 36, ए की आयु निकल कर आ गई 36। और ठीक है, अब यहां पर आपको निकलना है 9 पंचे 45, बी की भी आयु निकल कर आ गई 45। तो 36 और 45 रेशियो किसमें दिख रहा है, 36-45 किसमें दिख रहा है गुरुजी, 36-45 तो हमें पहले ही ऑप्शन में दिख रहा है। तो कितना इजी क्वेश्चन था, इसी प्रकार से सबने तोड़ा होगा, मैं आशा करता हूं। मजा आ रहा है ना क्लास में दोस्तों, शेयर करिए बस आप लोग इस मॉक टेस्ट को। अगला क्वेश्चन 24 वाला, ये क्वेश्चन भी गलत नहीं करेगा कोई भी बच्चा। 420 का 25% माइनस 140 का x% 77 है, और ज्यादातर इस क्वेश्चन को भी बच्चे गलत करेंगे। क्या करेंगे, गलत। बच्चों गलत नहीं करना है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है दोस्तों। हम इन बड़े बड़े क्वेश्चन को तो तोड़कर आ जाते हैं, लेकिन हम इन छोटे छोटे क्वेश्चंस में गलती कर जाते हैं, और जिस वजह से हमारा सिलेक्शन नहीं हो पाता है। ठीक है दोस्तों, आप लोग ये सभी मॉक टेस्ट देखकर जाएंगे। ठीक है, अगर आप लोग इन सभी मॉक टेस्ट को देखकर चले जाते हैं, पूरा का पूरा पेपर फंसा दूंगा दोस्तों आपका। ठीक है, हमने मॉक टेस्ट स्टार्ट किए, उससे पहले हमारी मॉडल पेपर सीरीज चल रही थी, हमने 16 मॉडल पेपर सीरीज कर ली है। वीडियो का लिंक, प्लेलिस्ट का लिंक दिया है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। अब जो क्वेश्चन ने बोला है सबसे पहले हम वही करेंगे। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों, आप जितना पढ़ेंगे उतना ही लिखेंगे। देखिए पहले क्या बोल रहा है, 420 का 25% निकाल लीजिए आप लोग। यहां पर 420 का हम 25% अगले पेज पर निकालेंगे दोस्तों। अगले पेज पर 420 का 25% निकालिए। 420 का 25% कैसे निकालते हैं, 420 लिखिए, 25% कैसे निकालते हैं, 1/4 करिए। ये 1/4 कहां से आया, 25% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/4 होती है। इसको काटिए, ये लगभग 105 बार जाएगा। कितना जाएगा, 105 बार। अब इस पेज पर लिख लीजिए कि हमने इसका कितना निकाला, 105 निकाल लिया गुरुजी, बिल्कुल सही बात है, 105 निकाल लिया। ठीक है, अब देखिए ये क्या बोल रहा है, माइनस का 140%। हम क्या करेंगे, इस माइनस को इधर भेज देंगे और इस प्लस को इधर माइनस में बना देंगे, तो ये -77 इधर आ जाएगा। बिल्कुल सही बात है गुरुजी। और हमने इधर क्या भेज दिया, 140 का x%। अब ये प्लस में आ गया ना, क्योंकि माइनस में था इधर प्लस में, तो 140 का x% यहां पर लिख लीजिए। उसी पेज पर यहां पर लिखिए 140 गुणा x%। x% मतलब 100/100 है ना, यही होगा ना, x% है कि क्या है, हाँ x% ही है। ठीक है, अब आप लोग इसको काटिए दोस्तों, टर्मिनेट करिए वैल्यू। देखिए 0 से 0 गया। ठीक है, 2 की पाड़े से काटिए, 2 7 14 और 2 पंचे 10, क्या निकल गया, 7x/5। क्या आया, 7x/5। तो अब आप लोग यहां पर क्या लिखेंगे, 7x/5। इसमें से माइनस करिए, इसमें से माइनस करोगे तो आपके पास जवाब क्या आता है, 77 माइनस करोगे तो आपके पास जवाब आएगा, 15 में से 7 घटाओगे 8, 9 में से 7 घटाओगे 2, 28 निकल कर आया। और इधर क्या लिखा हुआ, 7x/5। तो आप लोगों को वैल्यू कैसे करना है, 7 चौक 28, ये 5 भाग में इधर आके गुणा में, यानी कि 5 चौक 20। क्या जवाब निकल कर आया है, 5 चौक 20। तो 20 बिल्कुल सही ऑप्शन ए रहेगा। देखिए दोस्तों, कितना शानदार और लेवल का क्वेश्चन था, ये भी टक्कर देने लायक तो था दोस्तों, मजा आ गया इस क्वेश्चन में। ठीक है दोस्तों, बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन देखिए 25 दोस्तों, 5वां क्वेश्चन देखिए। 21 से 5 तक मैंने कहा था स्टार्टिंग में कि मैथ्स के क्वेश्चन चलेंगे ताबड़तोड़। इस क्वेश्चन को भी गलत नहीं करेंगे सभी बच्चे। मैं आशा करता हूं कि सभी बच्चे इस क्वेश्चन को भी सही करेंगे। जल्दी से बताइए, इतना हम पढ़ेंगे और इतना हम पहले उस अगले पेज पर हम लिख कर आएंगे। क्या लिख रखा है, √x + 280। पहले हम क्या करेंगे दोस्तों, √x को ऐसा का ऐसे ही छोड़ देंगे।
प्लस, अब इतना सॉल्व करिए, 280 का 55% हम अगले पेज पर निकाल के लेके आते हैं। 280 का 55% निकालना है ना हमें, 280 का 55% निकाल लीजिए। कैसे करेंगे, टर्मिनेट करिए, 0 से 0 को टर्मिनेट करिए, 5 के टेबल से 11 बार जाएगा, 5 के टेबल से 2 बार जाएगा, 2 को 14 से काटेंगे, 14 11 को गुणा करेंगे, तो 14 11 का गुणा कितना होता है, 154 होता है। कितना होता है, 154, तो कितना आएगा, 154। ठीक है भाई, वापिस देखिए इधर। अब 272 का 5/8 निकाल लीजिए इस पर, 272 का 5/8 निकालिए। कहां पर निकालेंगे हम, यहां पर निकालेंगे। 272 का 5/8%, 8 निकालिए। कैसे करेंगे, देखिए टर्मिनेट करिए, 8 तिया 24, 4 बचेंगे, 8 तिया 24, 3 बचेंगे ना, हाँ 8 तिया 24, 3 बचेंगे, 2 32, 8 चौक 32 है ना, सही कहे ना, ठीक है सही है ना, 8 चौक 32। अब आपको क्या करना, 5 को 34 से गुणा करिए। 5 को जब आप 34 से गुणा करेंगे क्या आएगा, 5 चौक 20 की 0 क्या, 2 के बराबर, 5 तिया 15, 2 17, 170 आएगा। कितना आएगा, 170 आएगा। तो इस पेज पर लिख लीजिए 170, बिल्कुल सही बात है। अब आपके लिए इजी क्वेश्चन हो गया है, मैं आशा करता हूं यहां से कोई भी गलत नहीं करेगा। प्लस का इधर आके माइनस में कर दीजिए, तो √x बराबर 170 माइनस 154, 170 माइनस 100, आप लोग 154 करेंगे तो आपके पास जवाब निकल कर आएगा 16, और यहां दे रखा है x। अब ये रूट क्या करेगा, इधर उठ के इधर आ जाएगा, ये रूट इसके लग जाएगा 16 के, तो ये x अकेला बचेगा, तो यहाँ रूट आके 16 के लग गया, तो 16 का स्क्वायर बन गया, आके सॉरी स्क्वायर बन गया, ये रूट इधर आके स्क्वायर में बन गया, तो 16 का स्क्वायर कितना होता है, 256। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब रहेगा। ठीक है भाई, तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब रहेगा इस प्रश्न के लिए दोस्तों। ठीक है, ठीक है दोस्तों, आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं मित्रों। आज हमने कितने दोस्तों, हमने देखे जीके जीएस के 10 क्वेश्चंस, ठीक है, रीजनिंग के 5 क्वेश्चन, हिंदी के 5 क्वेश्चन और मैथ्स के 5 क्वेश्चन। तो टोटल दोस्तों 50 नंबर का टेस्ट था आपके लिए। अब आप लोग मुझे कमेंट करिए, सभी बच्चे कमेंट करेंगे कि किसने 50 में से 45 प्लस स्कोर किया। भाई जो 45 प्लस स्कोर करेगा भाई वो तो एग्जाम में पक्का, मैं बोल रहा हूं, फोड़ कर आएगा। जी हाँ दोस्तों, 50 में से जिसने 45 प्लस किए वो तो पूरा 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 फोड़ देगा। और आप लोग ये भी एनालाइज करिए कि आप लोग किस में कमजोर पड़ रहे हैं। क्या आप लोग जीके जीएस में कमजोर पड़ रहे हैं, क्या आप मैथ्स में कमजोर पड़ रहे हैं, क्या आप हिंदी में कमजोर पड़ रहे हैं, क्या आप रीजनिंग में कमजोर पड़ रहे हैं। आपकी कमजोरी मुझे बताइए दोस्तों, मैं आपकी कमजोरी को मजबूती करूंगा। दोस्तों कमेंट सेक्शन में रेस्पॉन्स करिए। जिसने 45 प्लस किए वो भी कमेंट सेक्शन में बताएंगे दोस्तों, ठीक है, वो भी कमेंट सेक्शन में बताएंगे। आज हमारा पहला मॉडल पेपर था और पहले मॉडल पेपर में किसने फोड़ दिया है वो भी कमेंट करिए। यूपी पुलिस कांस्टेबल की दोस्तों आप लोग टाइमिंग ध्यान रखेंगे, 8 PM पर डेली बेसिस पर नया मॉक टेस्ट आपको देखने को मिलेगा जो आपके सीधे एग्जाम को टारगेट करते हुए है। हाँ जी हाँ दोस्तों, आज पहला मॉक टेस्ट था। मजा आया कि नहीं मजा आया, कमेंट में भी बताएंगे। मजा आया तो इस वीडियो को कर देंगे लाइक दोस्तों, और जितना हो सके इस पहले मॉडल पेपर को इतना अपने मित्रों में शेयर करिए कि उनको भी मिल जाए दोस्तों ये इंपॉर्टेंट मॉक टेस्ट। दोस्तों आप सभी को पता चलता है दोस्तों कि कोई भी एग्जाम हो मॉक टेस्ट लगाना बहुत जरूरी होता है। जी हाँ दोस्तों, पीडीएफ के लिए आप लोगों को मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना पड़ेगा दोस्तों। बिल्कुल आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ मिलेगी इस मॉक टेस्ट की। इस मॉक टेस्ट की बिल्कुल आपको पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी, जिसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। जी हाँ दोस्तों, इस पीडीएफ का लिंक, इस टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है दोस्तों, ठीक है। अगर दोस्तों चैनल पर भी आप लोग पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को भी करेंगे सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस करेंगे, ताकि मैं जब भी नया मॉक टेस्ट आपके सामने लेकर आऊं तो सबसे पहले यूट्यूब आपको नोटिफिकेशन भेजेगा। तो उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। अगर आप लोग चाहते हैं आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल से सिलेक्शन हो दोस्तों, तो आप लोग जल्दी से जुड़े रहिए मेरे टेलीग्राम चैनल पर। और डेली बेसिस पर आप सभी को पता है आपके एग्जाम कब है दोस्तों, 18 फरवरी को है। कब है मित्रों, 18 फरवरी को है। तो 18 फरवरी तक आपके कंटिन्यू बेसिस पर मॉक टेस्ट चलेंगे दोस्तों। क्या चलेंगे, मॉक टेस्ट चलेंगे दोस्तों, जो आपके एग्जाम में सिलेक्शन दिलाने में आपकी बहुत मदद करेंगे दोस्तों, ठीक है। तो आपको एग्जाम में अगर सिलेक्शन लेना है तो आपको ये मॉक टेस्ट सॉल्व करने पड़ेंगे दोस्तों, ठीक है। 50 नंबर का डेली बेसिस पर आपका मॉक टेस्ट चलेगा। आप लोग बताएंगे आप लोग किस सब्जेक्ट में ज्यादा कमजोर हैं, तो मैं उसी सब्जेक्ट पर ज्यादा जोर डालूं आपके लिए दोस्तों, ठीक है। कल मिलेंगे दोस्तों इसी टाइम पर।
आप सभी को टाइमिंग तो पता ही चल गया। अब मैंने लिख रखा 8 PM पर सभी बच्चों को जुड़ना है। ठीक है दोस्तों, कल मिलेंगे दोस्तों इसी टाइम पर। तब तक के लिए मित्रों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। अपना ध्यान रखना। धन्यवाद।